हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड वी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई सीरीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। अब सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे, फर्स्ट बुक को कवर करते हुए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फर्स्ट चैप्टर इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड। इनमें से कौन सा सेक्टर है जिसमें इंडिपेंडेंस के टाइम पे सबसे ज़्यादा 2/3 पॉपुलेशन वर्क कर रही थी। फर्स्ट ऑप्शन है इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकंड एग्रीकल्चर सेक्टर और थर्ड सर्विस सेक्टर। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमें पता है ज़्यादा लोग तो लिटरेट थे नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम पे वर्क करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द कॉलोनियल रूल इंडियन इकोनॉमी इज़ वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉलोनियल रूल के टाइम से पहले की अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी इनमें से कौन से सेक्टर के लिए फेमस थी। फर्स्ट है एग्रेरियन इकोनॉमी, सेकंड इकोनॉमी फॉर हैंडीक्राफ्ट और थर्ड प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु मेड सिंसियर अटेम्प्ट इन रिगार्ड टू लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। फर्स्ट दादा भाई नौरोजी, सेकंड आरसी देसाई, थर्ड फिंडले सिरिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द। फोर्थ क्वेश्चन है, डज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग लेड्स टू फेमाइन। सबसे पहले कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग होता क्या है। पहले के टाइम पे सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि आप उतना ही प्रोडक्शन करोगे जितना आपको ज़रूरत है। और जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश रूलिंग स्टार्ट हुई, तो ब्रिटिशर्स ने कॉमर्शियलाइज कर दी फार्मिंग। जिस आप उतना प्रोडक्शन करोगे जिसे आप बाद में बेच भी पाओ मार्केट में। तो ये बोला गया है कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग के होने से क्या फेमाइंस आई थी। फेमाइंस का मतलब है भुखमरी। ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main reason of a colonial government to introduce a triangular relationship system in agriculture। इनमें से कौन सा ऐसा मेन रीज़न था जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था ट्रायंगुलर रिलेशनशिप सिस्टम को लाने के लिए, या फिर हम कहें कि जमींदारी सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट है टू एक्सप्लॉइट द टीलर्स, टीलर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। सेकंड कलेक्टिंग प्रॉफिट थ्रू लगान्स, लगान्स के थ्रू प्रॉफिट कलेक्ट करने के लिए। लगान्स का मतलब है कि जो फिक्स्ड रिवेन्यू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता था। थर्ड है हायर द रिवेन्यू हायर विल बी द नेशनल इनकम, जितना ज़्यादा रिवेन्यू होगा उतनी ज़्यादा नेशनल इनकम होगी। में चाहते ही नहीं थे कि इंडियन इकोनॉमी डेवलप्ड हो, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो अगर थर्ड हमारा ऑप्शन गलत है तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं आ सकता हमारा। इसका आंसर होगा सेकंड, कलेक्टिंग प्रॉफिट थ्रू लगान्स। इसके पीछे भी कॉलोनियल गवर्नमेंट का सेल्फ बेनिफिट था, क्योंकि उन्हें फिक्स्ड रिवेन्यू मिलता था जमींदारी सिस्टम के थ्रू। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई द ब्रिटिशर्स वॉन्ट द इंडियन फार्मर्स टू शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग। मतलब इतना प्रोडक्शन करो ताकि आप ओपन मार्केट में भी उसे सेल आउट कर पाओ। और सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है इतना प्रोडक्शन करो जिससे आपकी ही नीड सेटिस्फाई हो पाए। मतलब आपको मार्केट में सेल नहीं करना, सिर्फ अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जितना आपको चाहिए उतना ही प्रोड्यूस करो। तो हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर्स से क्यों चाहते थे कि वो सबसिस्टेंस फार्मिंग को छोड़ के कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो जाएं। इसके पीछे पहला रीज़न बोल रखा है
फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइजेस फॉर प्रोड्यूसिंग द कैश क्रॉप्स, फार्मर्स को हायर प्राइजेस मिलते थे। सेकंड, टू कोप अप विद द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री, मटेरियल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन फार्मर्स कैश क्रॉप की तरफ स्विच करें। थर्ड, मैनी डीलर्स हैव टू परचेज द फूड क्रॉप फ्रॉम द शॉप्स, तो इसका आंसर होगा टू कोप अप विद द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स आए ही इसलिए थे, उन्होंने जितनी भी अपनी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की थी उस सब के पीछे ब्रिटिशर्स का सेल्फ इंटरेस्ट था। अब इसमें भी ब्रिटिशर्स का सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ था। वो कैश क्रॉप इसीलिए चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था अगर कैश क्रॉप की तरफ अगर फार्मर स्विच करने लग जाएंगे तो ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन 7th, विच अमंग दीज आर द मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिफोर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इनमें से ऐसा कौन सा मेन रीज़न है जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बैकवर्डनेस को शो करता है इंडिपेंडेंस से पहले। फर्स्ट, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड, जमींदारी सिस्टम। थर्ड, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डीके कर देना, उसको डैमेज कर देना। फोर्थ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो हमारा मेन रीज़न था बैकवर्डनेस का जमींदारी सिस्टम। क्वेश्चन 8th, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ कंट्रीज पार्टीशन। कंट्री के पार्टीशन के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या स्टेटस था। यहाँ पे कंट्री के पार्टीशन का मतलब है जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। फर्स्ट, अ लार्ज पोर्शन ऑफ हाईली इरीगेटेड लैंड वेंट टू पाकिस्तान। एक लार्ज पोर्शन हमारा इरीगेटेड लैंड का या फिर फर्टाइल लैंड का पाकिस्तान के पास चला गया था। सेकंड, इंडियन जूट इंडस्ट्री जो थी उसे सफ़र करना पड़ा था रॉ मटेरियल के लिए। थर्ड, इंडियन कॉटन इंडस्ट्री जो थी उसे सफ़र करना पड़ा था रॉ मटेरियल के लिए। फोर्थ, एक लार्ज पोर्शन हमारा वेस्ट बंगाल का पाकिस्तान के पास चला गया था। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा था पार्टीशन के टाइम पे, बाकी। नाउ क्वेश्चन 9th, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज कॉज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी देखने को मिली थी। फर्स्ट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। सेकंड, जमींदार्स हैव नो राइट टू इंटरफेयर। जमींदार्स जो थे उनके पास कोई राइट नहीं था इंटरफेयर करने का। थर्ड, द कल्टिवेटर हैड नो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। जो कल्टिवेटर्स थे उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था, मतलब उन्हें कोई उसके बदले में रिटर्न नहीं मिलता था जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसका रीज़न होगा हमारा ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन 10th, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। इंडिया की जो वेल्थ थी उसको किस तरह से बहाया जा रहा था कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कर रही थी उस टाइम पे। सेकंड, इम्पोर्ट था विजिबल आइटम का। थर्ड, इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम का बहुत ज़्यादा था, ये एक रीज़न था। या फिर फोर्थ, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे वॉर्स वगैरह में, मतलब जितना भी इंडियन गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी कमा रही थी वो सारा का सारा पैसा ब्रिटिशर्स इस तरह से वेस्ट कर रहे थे। तो इसमें से हमारा आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन 11th, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहली जनगणना हुई थी इंडियन इकोनॉमी में वो कौन से ईयर में हुई थी। 1921, 1881, 1911, 2001। तो इसका राइट आंसर है 1881।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड पॉवर्टी ऑल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द रीज़न फॉर वर्सन द डेमोग्राफिक सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या पॉवर्टी भी एक रीज़न है, गरीबी भी एक रीज़न है हमारा डेमोग्राफिक सेक्टर के कंडीशन को वर्स करने का? यस, डेमोग्राफिक सेक्टर का मतलब है एक ऐसा सेक्टर जिसमें हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड्स टू। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर से पहले हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी ग्रोथ स्टेज पे थी, लेकिन जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रूलिंग स्टार्ट की तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। तो इसके पीछे रीज़न क्या रहा था? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिली थी। हमने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था फिनिश गुड्स का। इनमें से कोई भी नहीं है इसका रीज़न, या फिर ये दोनों इसके रीज़न है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दोनों इसके मेन रीज़न है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रीज़न फॉर बैकवर्ड इकोनॉमी? बैकवर्ड इकोनॉमी का मेन रीज़न इनमें से कौन सा है? मास इलिटरेट, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उस टाइम पे इलिटरेट हुआ करते थे। हमारी पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 16% ऐसे लोग थे जो लिटरेट थे, बाकी सभी इलिटरेट कंसीडर किए जाते थे। सेकंड, लो पर कैपिटा इनकम, उस टाइम पे पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो था। थर्ड, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती थी। फोर्थ, हाई बर्थ एंड डेथ रेट, उस टाइम पे बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई थे। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द टर्म ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जॉब या प्रोफेशन, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है फॉर्मेट। फर्स्ट, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं। सेकंड, साइज ऑफ वर्कफोर्स इन अ कंट्री, कितने लोग काम कर रहे हैं। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अलग अलग ऑक्यूपेशन में कितने लोग एंगेज्ड हैं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन 16, व्हाट वाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? तो इसका राइट आंसर होगा 218 पर 1000। क्वेश्चन 17, इन विच ईयर रेलवे इंट्रोड्यूस इन इंडिया? कौन से ईयर में रेलवे आई थी इंडिया में? इसका राइट आंसर है 1850। क्वेश्चन 18, स्विस कैनाल प्रोवाइडेड डायरेक्ट रूट बिटवीन, स्विस कैनाल ने डायरेक्ट रूट किसके बीच में बनाया था? इंडिया और अमेरिका में, इंडिया और ब्रिटेन में, इंडिया और अफ्रीका में, या इंडिया और इजिप्ट में? तो इसका राइट आंसर है इंडिया एंड ब्रिटेन। क्वेश्चन 19, ब्रिटिशर हैड लेफ्ट इंडिया एज अ डिप्लिक्टेड इकोनॉमी, क्या ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को डिप्लिक्टेड इकोनॉमी की स्टेट में छोड़ा था? अब डिप्लिक्टेड इकोनॉमी का क्या मतलब है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया ताकि हम रिप्लेस कर सके अपनी फिजिकल एसेट्स को। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को बिल्कुल बैकवर्ड, बिल्कुल डिप्लिक्टेड, बिल्कुल स्टेगनेंट स्टेट में छोड़ा था। लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ग्रेट फैमाइन ऑफ बंगाल हिट्स इंडियन इकोनॉमी? इनमें से कौन से ईयर में ग्रेट फैमाइन ऑफ बंगाल ने हिट किया था इंडिया की इकोनॉमी को? तो इसका राइट आंसर है 1969 to 70। This is all from my side. I hope you like the video. If you really like this, then hit the like button, comment down below and share it with your friends. Thank you.